आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 13 में से 6 जिलों की कमान महिला आईपीएस अधिकारियों को सौंपी गई है। व्यापक स्तर पर दिल्ली पुलिस में बदलाव किया गया है नए कमिश्नर के द्वारा। पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए महिलाओं को एसएचओ नियुक्त किया गया है, यानी थाना अध्यक्ष बनाया गया है। आज इन्हीं लेडी सिंघम से जानेंगे कि किन चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी अपने स्टूडियो में। आज बहुत गर्व की बात है कि ये वर्दी पहने हुई ये महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है। अल्पना जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। वर्दी सिर्फ वर्दी नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, चुनौतियों का नाम है। मैं जानना चाहूंगी आपका कोई ऐसा अनुभव जो आप अपने करियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानती हो। जो ये वर्दी है ये एक चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो वर्दी खासकर जब एक महिला पहनती है तो उसके लिए एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है, एक उसके घर की, एक परिवार की और एक समाज जो उसका परिवार है उसकी। इन दोनों परिवारों में तालमेल करके अपने आप को प्रूव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम लोग बखूबी निभाते हैं। यही चुनौती है जो हम अपने बच्चों के रूप में, उनको उनकी शिक्षा के रूप में, उनको चाहे जीवन के हर क्षेत्र में तैयार करते हैं और आने वाले समाज से कैसे उनको जूझना है इसके लिए तैयार करते हैं। हम घर से ही शुरू कर देते हैं एक्चुअली। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी तो शक्ति है और शक्ति जब नारी उस शक्ति को जब अपने समभाव में सारे समाज के लिए कुछ काम करने के लिए निकालती है तो वो एक अद्भुत समाज की संरचना के रूप में उभर के सामने आती है। तो पर हर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है महिलाओं के लिए खास तौर पे। मैं जानती हूं कि अल्पना जी बहुत ही शानदार कविताएं भी पढ़ती हैं, वो भी मैं उनसे सुनूंगी, लेकिन उससे पहले कविता सुनेंगे हम, उससे पहले मैं अगली मेहमान का रुख करना चाहूंगी पूनम पारीक जी। पूनम पारीक जी, आपने जिस समय कोरोना काल था आपने लोगों के घर घर पहुंच के मदद पहुंचाई, जिस समय एक नेक्सस चल रहा था एम्बुलेंस का उस समय, तो ये कितना मुश्किल था और इससे आपको कितना अप्रिसिएशन मिला और कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगी उस मुश्किल समय की। हमारा पीसीआर स्टाफ था, उसको हमने वेल ब्रीफ्ड कर रखा था और डेडिकेटेड स्टाफ था पूरा। हमें पता था कि इस समय हमारे पास क्या चुनौती है कि एम्बुलेंस सर्विसेज मिल नहीं रही थी। जैसे ही पीसीआर से हमें कॉल मिलती थी हमारी पीसीआर वैन को, तो तुरंत वहाँ के लिए मूव करते थे और मूव करने के बाद में वहाँ समय से पहुँच करके उनको किसी भी तरह से लेके एम्बुलेंस में ला करके टाइमली उनको पहुँचाना, ये हमने किया। और जनता से हमको बहुत अप्रिशिएशन मिला जब मैं उनसे मिली जाकर के बाद में। तो हमने देखा कि वो ये कह रहे थे कि जैसे जो रूरल एरिया है ज़्यादा दिक्कतें वहाँ थी, क्योंकि उनको ऑटो नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं था, यातायात व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। हम बहुत घबराए हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे जो डिलीवरी टाइम है कोरोना टाइम में है। मेरी बात हुई सज्जन से कि किस तरह से उनकी पत्नी को एम्बुलेंस मिलेगी, कैसे हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। लेकिन एक तो हमारे को एम्बुलेंस की जगह एम्बुलेंस में हमने बार बार कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आई। पीसीआर को कॉल किया, वो विदिन 5 मिनट्स पहुँची और पहुंच करके हमें बहुत ही आराम से ले जाया गया। इवन जो मेरे को बहुत खुशी भी हुई कि हमारे स्टाफ की भी उसमें तारीफ हुई। उन्होंने बोला बहुत आराम से कि हम गाड़ी को आराम से लेके जा रहे हैं, जहां थोड़े से गड्ढे वगैरह थे रोड पर, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें तुरंत बताइएगा। हरजिंदर जी, आपका रुख करना चाहूँगी। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और दरियागंज थाना जो माना जाता है कि सांप्रदायिक रूप से बहुत संवेदनशील थाना है, उसकी जिम्मेदारी क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां होंगी और ऐसा कोई आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहेंगी मेरे दर्शकों के साथ, जिससे आपको ये प्रेरणा मिले कि आगे ऐसे ही बढ़ते जाना है? हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभी तक हमें जब भी कोई काम मिला तो हमने उसको फुलफ़िल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं काम करती हूँ तो मैं इस काम को भी बहुत अच्छे से जिम्मेवारी निभाऊंगी,
जैसे अभी किसान आंदोलन के उसमें था, बुराड़ी में 350 के आसपास किसान रुके हुए थे जो ज़्यादातर पंजाब से बिलोंग करते थे, और उनके साथ मैंने बहुत अच्छे से तालमेल करके और बहुत अच्छे से हमारा वहाँ रहा। उन्होंने कोई भी किसी भी तरह से कोई गदर नहीं मचाया। हम जैसे कहते थे तो वो हमारी मानते थे, और हम लोगों के साथ लाइजन बना के ही चलते थे। तो मुझे लगता है कि जब इतने बड़े क्राउड के साथ हम आपस में तालमेल कर सकते हैं, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ भी अपना सभी के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ मिलकर न्यायपूर्वक एक काम कर सकूं। हाँ, थोड़ी मतलब मेहनत किसी है। को, हाँ, किसी को ये मौका नहीं देना है कि कोई ये सोचे कि भाई महिला लगी हुई है तो कहीं आप हल्के में ले लें। जी 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 जी, वो मेरी सेहत को देख के भी कोई हल्के में लेता नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो चुनौती मिली है उसको पूरा करना है। हाँ। और मेहनत ज़्यादा है, करनी है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि जितनी तमाम महिला पुलिस अधिकारी इस समय आप मेरे स्टूडियो में देख रहे हैं, पहली बार इनको अपने करियर में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए ये जिसे कहा जाए पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हमें दिखाई दे रही हैं। अब मैं रुक करना चाहूंगी प्रतिभा शर्मा जी, आपका निर्भया केस जो बहुत सुर्खियों में रहा, और एक जिसे कहा जाए कि हर आदमी के दिल को जिस मामले ने छुआ और बहुत संवेदनशील वो पूरा मामला था, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप रहीं। होम मिनिस्टर ने आपको एक अवार्ड दिया, एक्सीलेंस अवार्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सा मामला था, और ये जो अवार्ड है ये आगे के लिए कितना प्रेरित कर रहा है आपको? निर्भया केस की अगर बात करें तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण केस था, और मैं उसमें आई हुई थी, बट पूरी टीम ने बहुत उसमें मेहनत करी और केस अपने अंजाम तक पहुंचा। तो ये अच्छी बात रही। उसके अलावा भी और केसेस किए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा अभी तक का। ठीक है, मैं अब कामिनी जी आपका रुख करना चाहूँगी। कामिनी गुप्ता जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि पति, 2 बेटे सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। इनके थाने का जो एसएचओ था वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। उस मुश्किल दौर में कामिनी जी ने जिम्मेदारी निभाई, और इतनी शानदार तरीके से निभाई कि अब इनको बदरपुर का एसएचओ बनाया गया। और बदरपुर जिसको कहा जाए कि बहुत डेंस एरिया है, बहुत चुनौती भरा इलाका है पुलिस के काम करने की नज़रिए से। जी मैडम, बदरपुर बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी किसानों का चलता रहता है, लेकिन वहाँ पीसफुली चलता है सभी कुछ। और जहाँ तक है कोरोना वेव ने, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव में मैं लाजपत नगर में एडिशनल एसएचओ थी, तब भी मैंने डीएनडी पर ये जब मज़दूरों का पलायन हुआ था बहुत कंट्रोल किया मज़दूरों को। तो कभी कोई मज़दूर मुझे दिखता था जो पैदल चलते चलते पानी की सुविधा या खाने की सुविधा, और कोई ऐसा रह जाए कि यहाँ 10 मज़दूर इकट्ठे हो गए और उनको खाना ना मिले, तो मुझे लगता था कि इनको नहीं, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। मैं चाहती थी कि वो मेरे यहाँ से खाना भी खा कर जाएँ, पानी की बोतल भी लेकर जाएँ, और नेक्स्ट टाइम का कोई भरोसा नहीं है कि इनको कहीं बीच में खाना मिलेगा या नहीं। तो मैं उसकी मतलब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं कहीं ना कहीं से उनको खाना पैक करा के 2 टाइम का खाना दे दूं कि वो अपना लगातार खाते रहें। और फिर उसके बाद जब सेकंड वेव आया तब तो इतना क्राइसिस हुआ। मैं साकेत में थी, एसएचओ साहब पॉजिटिव हो गए, मेरा बेटा पॉजिटिव हुआ। फर्स्ट बेटे को तो 2 बारी प्लाज्मा भी चढ़ा, मैक्स में एडमिट कराया। जिस दिन मैंने एडमिट कराया एम्स की गैस ख़त्म हो गई, उस समय ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैं एडमिट कराया, हेड कांस्टेबल को हैंडओवर करके बेटे को, और एम्स में चली गई कि गैस ख़त्म हो गई। उस दिन मेरी नाइट पेट्रोलिंग थी। इनफैक्ट एसीपी साहब ने मुझे कहा आप मुझे पहले बताते। मैंने कहा सर रात में हड़बड़ाहट हो जाती, बेटा तो एडमिट हो ही रहा है, वो हेड कांस्टेबल करा रहा है, मुझे एम्स को भी देखना था। वो मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उस समय के निकल जाने के बाद मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी भी मतलब इस तरह के वेव्स को झेल सकती हूँ और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हूँ। मैं आपका रुख करना चाहूँगी सपना दुग्गल जी। आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, आप सीबीआई में रही हैं, कॉमनवेल्थ 2G मामले की जांच की है। जब लाजपत नगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आप एक महिला को, फरीदा को कश्मीर भी लेकर गई। बहुत चुनौती भरी नौकरी अभी तक आपकी रही है, और आगे अब जब आपको एसएचओशिप मिली है तो इसको आप कैसे देखती हैं? मैंने 94 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था, और 94 में ज्वाइन करते ही लाजपत नगर पुलिस स्टेशन मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अलॉट किया गया था। तो उसी दौरान ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था।
तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माय ऑफिसर्स कि उन्होंने इतना फेथ रखा और नए होते भी मुझे बॉम्ब ब्लास्ट टीम में इतना इम्पोर्टेंट टास्क दिया कि जब टेररिज्म कश्मीर में पीक पर था, हम कश्मीर की वादियों में जाकर किसी को लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था ये। और उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफिसर्स ने दी है हमारे पर फेथ करके, तो उसको फुलफ़िल करने का हमेशा कोशिश की है। प्रेजेंटली मैं विजिलेंस यूनिट में हूँ, यहाँ जो भी टास्क दी जाती है आई ट्राई माई बेस्ट। और अभी जो SHO डिफेंस कॉलोनी का इतना बड़ा चार्ज दिया है, तो वही कोशिश रहेगी कि मैं जस्टिफाई करूं अपनी पोस्ट के साथ, और जो भी पॉसिबल हेल्प होगा मैं सबके लिए करूं। थैंक यू। मैं शिवानी जी का रुख करना चाहूँगी। हौज खास जैसे अहम थाने की जिम्मेदारी शिवानी जी को सौंपी गई है, एक बहुत अच्छा अधिकारी, पुलिस अधिकारी होने की भूमिका इन्होंने हमेशा निभाई और आज इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शिवानी जी, मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा अनुभव अपना साझा करें जो आपको लगा हो कि मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आपके सीनियर ऑफिसर्स, आपके परिवार के सपोर्ट के साथ आपने उस काम को पूरा किया हो और आपको लगा हो नहीं ये मैं कर सकती हूँ और आगे भी ऐसे मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने सीनियर ऑफिसर्स को, जिन्होंने कि मुझे जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी मैंने ली भी है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी, पूरा भरसक प्रयास करूँगी कि सब कुछ ठीक से निभा पाऊँ जो मेरे पे फेथ रखा गया है। और चुनौती का तो है कि हमारी हर पोस्टिंग, हर एक नई पोस्टिंग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो हर बार कुछ नया ही होता है। जैसे कि मैंने जब स्पूवा ज्वाइन किया था तो मैंने सेल्फ डिफेंस वहाँ पे सिखाना शुरू किया था। सेल्फ डिफेंस की मेरी टीम हुआ करती थी, तो उस टीम में जब मैं स्पेशल ड्राइव पर भी जाती थी, एक तो ये था कि लड़कियों को उनके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिस को भी और सबको सिखाती थी। उसके बाद स्पेशल ड्राइव पर जब जाती थी तो मेरी गाड़ी पीछे चला करती थी बस के अंदर मेरी टीम जाती थी, और जो ईव टीजिंग के जो भी कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता था उसको उसी टाइम गाड़ी में डाल के कंसर्न पुलिस स्टेशन में छोड़ के आते थे कि अब ये नहीं होगा। तो हमारा स्लोगन भी रहा था कि अब नहीं है डरना, अब नहीं डरना। और फिर इससे ये भी हुआ कि उसी टाइम में जो मेरा जो गांव है जहाँ मेरे मम्मी डैडी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो सब ने अपने घरों में मेरी फ़ोटो लगाई हुई है और कहती है हमें बुआ जी जैसा बनना है। तो ये भी मेरे लिए एक बड़े हर्ष की बात है, मेरे बड़े गर्व की बात है, और इसके लिए भी थैंक्स मेरे ऑफिसर्स को, मेरे सीनियर ऑफिसर्स को ही है कि उन्होंने इस लायक मुझे समझते हैं जो ऐसी जिम्मेदारी मुझे देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जाबाज अधिकारी हमारे साथ बैठी हुई हैं, सेवा, साहस और शक्ति की पहचान है, अभिमान है वर्दी में ये देश के लिए। मैं अल्पना जी आपका रुख करना चाहूँगी। आपने मुझसे जिक्र किया था, कविता आप कुछ सुनाना चाहती हैं, तो ये मेरे दर्शकों के लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि वर्दी में ये जाबाज अधिकारी और इतना मीठा गाती भी है और कविता सुनाती भी है। हमें सुनना चाहेंगे। ये कविता मेरी बेटी है ऋतु शर्मा, उसने लिखी है। नारी शक्ति है, नारी आस्था है, नारी प्रेम की प्रकाष्ठा है, नारी धर्म है, नारी वाणी है, नारी ही दुर्गा और भवानी है। नारी आन है, नारी बान है, नारी ही अस्तित्व की पहचान है। नारी शक्ति है, नारी आस्था है, नारी प्रेम की प्रकाष्ठा है। ये मेरे बच्चे ने आज लिख करके मुझे दिया, उसके बहुत लिए बढ़िया। अब मैं चाहती हूँ, मैं एक जो अनछुए पहलू में चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई कुछ गुनगुना सकें हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप वॉलंटियरली बता दें कि कौन अच्छा गुनगुनाता है, और आप लोग बैचमेट्स भी हैं कई लोग। हरजिंदर जी बहुत हंस रही हैं, मुझे लगता है आप अच्छा गाती हैं जी। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। तो बसंती तो नहीं, पर ये खाकी चोला पहन लिया है हम लोगों ने, और इस खाकी चोले की बहुत अच्छे से इज्जत रखी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महिला अधिकारियों का कि आपने इतना व्यस्त होते हुए हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपने करियर में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। हमारी यही कामना कि आप इसी जिम्मेदारी के साथ, इसी खूबी के साथ आगे बढ़ती रहें। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी का काम तमाम कर दिया है। अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में
त्राल के तिलवानी मोहल्ले में ये एनकाउंटर हुआ, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर शमीम सोफी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हम आपको बता दें कि त्राल में ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। तो जैश के टॉप कमांडर को मार गिराया गया। त्राल में ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जैश का ये टॉप कमांडर है, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसको आज ढेर कर दिया गया। दिल्ली को त्योहारों में आतंकी हमले से दहलाने की पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। 15 साल से दिल्ली में रह रहे जिस स्लीपर सेल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अभी हाल ही में एक्टिवेट किया था, उसने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के सामने पाकिस्तानी साजिश का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक वो लगातार आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था और कई आतंकी वारदातों में शामिल रह चुका है। त्योहारों में दिल्ली को दहलाने की थी बड़ी तैयारी। पंद्रह साल से दिल्ली में छुपकर काम कर रहा था पाकिस्तानी आतंकी। दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को नाकाम किया गया। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी ने पूछताछ में अपनी साजिशों का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने उसने जो कुछ भी बताया है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि अगर वो अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो समझ लीजिए दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। क्योंकि पूछताछ में इसने उन इलाकों के नाम बताए हैं जहां वो रेकी कर चुका था। ये इलाके हैं इंडिया गेट, लाल किला, हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, आईटीओ और आईएसबीटी। ये वो इलाके हैं जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने बताया कि दिल्ली में उसने कुल 10 जगहों की रेकी की थी। उसका इरादा वीआईपी इलाके को टारगेट करना नहीं था, क्योंकि वहां पर जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं होता। आतंकी अशरफ के तार साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के पास हुए धमाके से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान अशरफ ने बताया कि 2011 में हुए धमाके के लिए हाई कोर्ट की रेकी उसी ने की थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि अशरफ को पाकिस्तानी सेना ने दिल्ली में 15 साल पहले प्लांट किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली में कैसे रहना है, क्या करना है, इसे सब कुछ आईएसआई के द्वारा समय समय पर बताता जाता रहा था। पिछले 15 सालों से खुफिया एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब आतंकी मोहम्मद अशरफ ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने हिंदुस्तान में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, उसने अपने आकाओं के कहने पर जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों को हथियार भी सप्लाई किए थे। फिलहाल उसका मकसद राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मौसम में लोन वुल्फ अटैक करना था, लेकिन किन जगहों को निशाना बनाना था उसके लिए उसे अपने आकाओं के दिशा निर्देश का इंतजार था। अशरफ का हैंडलर पाकिस्तानी सेना का अफसर है। पाकिस्तानी सेना के अफसर का नाम नासिर है, जो आईएसआई में तैनात है। हवाला और यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए आईएसआई अफसर नासिर ही अशरफ को पैसे भिजवाता था। नासिर के इशारे पर ही हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए गए थे। पाकिस्तानी नेशनल पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। अभी फिलहाल में इसका इरादा, जो उसको टास्किंग की गई थी, वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कथित पाकिस्तानी आतंकवादी नूरी को दिल्ली में स्लीपर सेल का हेड बनाया था। उसका काम था कि आतंकवादी संगठन से जुड़े जो लोग दिल्ली आए उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराए, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें गोला बारूद और हथियार भी मुहैया कराए। इसके पास हथियार भी पहुंच चुके थे। आतंकी अशरफ की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके से हथियार बरामद किए हैं, जिन्हें यमुना नदी के किनारे
बालू में छुपाया गया था। इसमें एक AK-47 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और 110 गोलियां शामिल हैं। एक सूचना मिलने के बाद रमेश नगर इलाके से पुलिस ने जब इसकी गिरफ्तारी की तो इसके पास से, इसकी निशानदेही से पुलिस ने AK-47, कई मैगजीन, 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए, जो इसने कालिंदी कुंज इलाके के यमुना घाट के पास बालू के नीचे छिपा के रखी हुई थी। इसके पास वेपन आना, अभी पीछे भी मॉड्यूल्स पकड़े गए थे जो आईडीज आ रही थी, तो वो भी फेस्टिवल्स के लिए आ रही थी। इस वक्त भी इसके पास में जिस तरह से वेपन मिले हैं, तो वन कैन सेफली इन्फर कि ये वेपन इसी के लिए थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये एडवांस स्टेज पे आ चुका है, जहाँ पर इसको वेपन्स मिल गए हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होने हैं, कहाँ नहीं होने, उस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक फिलहाल इसे हैंडलर की तरफ से हथियार पहुंचने और उनकी लोकेशन की जानकारी दी गई थी। साथ ही लोन वुल्फ अटैक करने को कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक अशरफ के निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके और कुछ VIP भी थे, लेकिन टारगेट को लेकर उसकी स्थिति क्लियर नहीं थी, क्योंकि टारगेट क्लियर करने के लिए उसे अपने ISI के आका नासिर के दिशा निर्देशों का इंतजार था। नासिर जैसे ही उसे टारगेट लोकेशन की जानकारी देता, अशरफ अपने उस हमले को अंजाम दे देता। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी सूचना मिल गई थी, जिसके बाद लक्ष्मी नगर के रमेश नगर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तानी पंजाब के नरवाल जिले के कोटली सिंधवान गांव का रहने वाला है। असली नाम मोहम्मद अशरफ, लेकिन भारत में रहने के लिए नाम बदला। फर्जी दस्तावेज बनवाने के लिए गाजियाबाद की लड़की से शादी की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों पर आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ वरुण जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी कर आतंकवादियों से संबंध रखने वाले 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। NIA ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जिस मामले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं, उनका टारगेट भी राजधानी दिल्ली थी। अब जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस मोहम्मद अशरफ के खुलासों को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शेयर कर रही है, वहीं NIA की जांच की आंच दिल्ली तक आ सकती है। संवाददाता वरुण जैन के साथ ओम प्रकाश तिवारी, ABP न्यूज दिल्ली। और ड्रग्स बांटता भी था। आर्यन के वकील का कहना है आर्यन का ड्रग्स की खरीद फरोख्त से कोई लेना देना नहीं। आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन वो ड्रग्स के धंधे में शामिल था, ये NCB का आरोप है। आर्यन के वकील की दलील, आर्यन ने क्रूज का टिकट नहीं लिया, उसे वहां आमंत्रित किया गया था। दोस्त अरबाज मर्चेंट से आर्यन ड्रग्स लेता था और उसको बांटता था। आर्यन के वकील का कहना है कि आर्यन पेशेवर अपराधी नहीं है, आर्यन बेगुनाह है। आर्यन को ड्रग पेडलर अचित कुमार ड्रग सप्लाई करता था। आर्यन ने पूछताछ में सहयोग किया है, ये आर्यन के वकील की दलील है। NCB का कहना है कि बड़ी साजिश का अंदेशा, विदेशों से लेन देन की भी जांच बेहद जरूरी। उधर आर्यन के वकील ने इसका जवाब दिया है कि आर्यन जो कुछ भी जानता था NCB को बता चुका है। ये सुनवाई अभी भी जारी है कोर्ट में। इस समय बचाव पक्ष की दलील पूरी हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।